हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी विलेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है आज, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बार बार आता है। वही क्वेश्चन हमको आज सॉल्व करना है। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है। अब देखिए, मोलरता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में अपान विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। अब यहाँ देखिए, हमको विलेय का भार भी नहीं पता है, विलेय का अणुभार भी नहीं पता है और विलयन का आयतन भी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको जल का घनत्व पता है। देखिए, जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व बराबर होता है 1 ग्राम/ml, या हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम प्रति लीटर, ये होता है। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि घनत्व जो होता है, यानी घनत्व D बराबर होता है m/v, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से देखिए, 1 ग्राम/ml या 1 किलोग्राम/लीटर। तो जल का जो घनत्व होता है 1 किलोग्राम/लीटर होता है। तो यहां से हमको द्रव्यमान भी पता चल जाएगा और आयतन भी मिल जाएगा। तो देखिए, जल का भार बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन, इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो बराबर हो जाएगा, घनत्व हमारा 1 किलोग्राम/लीटर है, गुणे आयतन है 1 लीटर। लीटर से लीटर हो गया कैंसिल, बचा हमारा 1 किलोग्राम। और हम लोग 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ये हमारा भार आ गया। अब हमको चाहिए अणुभार, तो विलेय का अणुभार निकाल लेंगे। विलेय यानी H2O का, वही जल। तो H2O का अणुभार बराबर, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, तो 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो 2 + 16 यानी कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए, विलयन का आयतन, आयतन 1 लीटर है, तो हम लोग सीधे फार्मूले पे आएंगे। मोलरता M बराबर हो जाएगा हमारा विलेय का भार, भार हमारा 1000 ग्राम हो गया, अणुभार हो गया 18, और आयतन तो हमारा 1 लीटर है ही। इसको काट दीजिए, तो 2 × 9 = 18, ये हो जाएगा 500। तो यहाँ देखिए, M बराबर हो जाएगा 500/9, इसको भाग कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 9 × 5 = 45, और 5 बचेगा, फिर 45 हो जाएगा, और फिर पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 5 5 5, यहाँ हम लिख सकते हैं 5 6, इतना हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो हमको मोल निकालना है। देखिए, मोल बराबर होता है, मोल बराबर भार बटे होता है अणुभार। तो यहां हमको भार दिया गया है, तो जल का भार बराबर 180 ग्राम। तो जल का अणुभार निकालते हैं, H2O का अणुभार, इसको निकाल लीजिए। तो अणुभार बराबर, तो इसका 2 परमाणु है और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 2 + 1, 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 = कितना हो जाएगा, 18। तो मोल, जल के मोल निकालना है, तो जल के मोल बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार। भार हमारा 180 ग्राम है और अणुभार है 18, इसको कट कर दीजिए तो कितना मोल आ जाएगा, 10 मोल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ या पॉज करके लिख लीजिए।
तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है मोल प्रभाज, दूसरा है मोललता। चलिए हम दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम मोल प्रभाज को समझेंगे। मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, और इसे हम दिखाते हैं एक्स से। देखिए, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए, मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा अवयव देखिए दो ही हो सकते हैं, या तो विलेय होगा या हमारा विलायक होगा। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात हम लोग कर देंगे तो हमको मोल प्रभाज आ जाएगा। तो मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा अवयव यानी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या अपान हो जाएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या। अगला पॉइंट हमारा है मोललता। देखिए, मोललता क्या होती है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो मोललता m बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भाग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, राउल्ट के नियम को समझाइए। देखिए, राउल्ट का नियम ये द्रव द्रव विलयन के लिए है। तो राउल्ट के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। फिर से एक बार सुनिएगा। किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। देखिए, अब हम मान लेंगे कि हमारे पास अवयव दो है। एक अवयव हम मान लेंगे हमारा A है और दूसरा अवयव मान लेंगे B है। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे माना अवयव A का आंशिक वाष्प दाब ये बराबर मान लेंगे PA है। फिर अवयव B का आंशिक वाष्प दाब इसको मान लेंगे PB है। अवयव A का मोल प्रभाज बराबर मान लेंगे XA है। अवयव B का मोल प्रभाज ये मान लेंगे XB है। तो राउल्ट के नियम से तो ये हमारा हो जाएगा। कह रहे हैं कि जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती है। जिस अवयव का आंशिक दाब है उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो ये हमारा हो जाएगा PA समानुपाती हो जाएगा XA और PB समानुपाती हो जाएगा XB के। तो PA इसको हटाएंगे, एक नियतांक जोड़ेंगे, P0A XA हो जाएगा और यहां से हमको मिल जाएगा PB बराबर, इसको हटाएंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक जोड़ेंगे, P0B XB ये मिल जाएगा। तो जहां P0A और P0B जो है ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। हम लिख देंगे जहां P0A व P0B अवयव A व B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब देखिए, अगर हमको निकालना हो विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब,
तो कुल वाष्प दाब P बराबर हो जाएगा PA प्लस PB। तो P इज इक्वल टू, PA का मान यहां से लिख देंगे, तो PA की जगह हो जाएगा P नॉट A इंटू XA और PB की जगह हो जाएगा P नॉट B इंटू XB। ये हमारा मिल जाएगा विलयन का कुल वाष्प दाब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या पास करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, परासरण तथा परासरण दाब को समझाइए। परासरण और परासरण दाब को हमको समझाना है। देखिए परासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह जो होता है परासरण कहलाता है। अब परासरण दो प्रकार का होता है, एक अंतः परासरण होता है और बाह्य परासरण होता है। और परासरण की क्रिया का एग्जाम्पल आप जानते हैं कि अगर हम किशमिश को पानी के अंदर डालते हैं तो वो फूल जाती है, जबकि अगर अंगूर को गाढ़े चीनी के विलयन में डाला जाए तो वो सिकुड़ जाता है। देखिए परासरण क्रिया के लिए एक चीज का होना आवश्यक है जिसको हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, SPM यानी सेमी पर मेम्ब्रेन। दूसरा हमारा है परासरण दाब। देखिए परासरण दाब क्या होता है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में यानी विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक और इसे प्रदर्शित करते हैं Kb से। एक बार पुनः सुनिए, किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं Kb से। तो Kb बराबर होता है डेल्टा TB इंटू कैपिटल W इंटू स्मॉल m अपान हो जाएगा 100 गुणे स्मॉल w। देखिए डेल्टा TB इसमें क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है और जो कैपिटल W है वो विलायक का भार है और जो स्मॉल m है ये विलेय का अणुभार है और जो स्मॉल w है ये जो है विलेय का भार है। नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 0.6 ग्राम यूरिया जिसका अनुभार 60 है के 100 ग्राम जल में बने विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए और दिया गया है कि जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी Kb का मान दिया गया है 0.52 kg मोल इनवर्स तथा जल का जो क्वथनांक दिया गया है ये 373.15 केल्विन है। अब देखिए इसमें हमको विलयन का क्वथनांक निकालना है, तो विलयन के क्वथनांक के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा क्वथनांक में उन्नयन। बिना क्वथनांक के उन्नयन के आप विलयन का क्वथनांक नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारा कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। यहां से पहले हम लोग डेल्टा TB का मान निकाल लेंगे, मोलल उन्नयन वो क्वथनांक में उन्नयन निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, पहले सबका भार लिख लेते हैं और ये देखिए ये Kb है जिसको हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ये है जो स्मॉल m है ये मोललता है। तो मोललता निकालने के लिए हमको विलेय का भार चाहिए और विलेय का अणुभार चाहिए, तो वहां से हमको मोल निकल जाएगा और उसके अलावा विलायक का भार चाहिए जो कि दिया गया है 100 ग्राम। चलिए तो पहले विलेय यानी यूरिया का भार इसको हम मान लेंगे WA है, तो WA बराबर 0.6 ग्राम। तो यूरिया का अणुभार MA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दिया गया है 60 और यहीं से हम इसका मोल निकाल लेते हैं।
तो यूरिया के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को दिखाते हैं हम लोग n से, तो Na हो जाएगा बराबर, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार से इसको हम निकाल लेते हैं, तो 0.6 भार है, अणुभार हमारा 60, तो इसको काट दीजिए 6 से, ये 10 हो जाएगा और ये 0.1 हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 0.01, 10 से भाग हो जाएगा तो इतना मोल आ जाएगा। और हमको क्या दिया गया है, विलायक का भार दिया गया है, देखिए यहाँ 100 ग्राम, तो इसको नोट कर लेते हैं, विलायक का भार, इसको WB मान लेंगे, तो बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। अब हमको चाहिए मोललता, तो हम लोग जानते हैं कि मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर ये होता है विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोल कितने आ गए हैं, यहां हमारा हो जाएगा 0.01 और अपान होता है विलायक का भार, विलायक का भार हमारा 100 ग्राम है, तो ये 100 ग्राम है, तो इसको हम लोग किलोग्राम में बनाने के लिए यहाँ ऊपर 100 से गुणा करेंगे, भाग होगा लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 1 0 यहाँ से कट, 1 0 यहाँ से कट करिए, 10 से गुणा कर दीजिए, तो मोललता हमारा आ जाएगा, 10 से गुणा होगा, पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, तो 0.1, ये m का मान आ गया। अब देखिए, अब यहां से हम लोग डेल्टा टीबी निकाल लेंगे, तो देखिए इधर हमको देखिए केबी का भी मान दिया गया है, केबी बराबर 0.52 kg मोल इनवर्स। अब देखिए फार्मूला वही जो पहले बताए थे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, यानी मोललता, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा, केबी का मान है 0.52 और ये स्मॉल m का मान हमारा यहाँ देखिए निकला है 0.1 इंटू 0.1, इनका हम लोग गुणा कर देंगे, तो हमारा गुणा करने के बाद आएगा 0.052 इतना केल्विन, ये तो अभी क्वथनांक का उन्नयन हमारा आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको एक चीज और दिया गया है, यहां दिया गया है जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक यानी विलायक का क्वथनांक दिया गया है, तो जल का क्वथनांक हमारा हो जाएगा T0B इज इक्वल टू दिया गया है 373.15 केल्विन। अब देखिए एक फार्मूला होता है, हमको निकालना है विलयन का क्वथनांक निकालना है, तो विलयन का क्वथनांक TS बराबर हो जाएगा, या इसको लिख दीजिए TB से लिख दीजिए, TB सही रहेगा, TB बराबर हो जाएगा डेल्टा TB और प्लस हो जाएगा T0B। अब ये विलयन का क्वथनांक TB बराबर हो जाएगा, डेल्टा TB का मान कितना आया है 0.052 प्लस, और जल का क्वथनांक T0B बराबर 373.15 केल्विन, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, तो ये देखिए हमारा 373.15 है और ये हमारा है 0.052, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये दोनों जोड़ दिए 5 5 10 हो जाएगा, एक ये 2 हो जाएगा, 3 ये, यानी हमारा डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा 373.202 केल्विन, ये हमारा विलयन का क्वथनांक आ गया, ये आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर सकते हैं पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वथनांक में उन्नयन क्या है? क्वथनांक में उन्नयन को समझना है हमको। देखिए, क्वथनांक का उन्नयन जो होता है एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म होता है, ठीक है। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है और प्रत्येक कण पर जो ऊर्जा का मान होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वाष्प दाब घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने की इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, और इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीवी से। एक बार पुनः सुनिएगा। जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है तो कणों की संख्या बढ़ जाती है और प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने की इसी घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 58 ग्राम पर मोल ये अणुभार दिया गया है के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो द्रव के क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यानी केबी की गणना कीजिए। तो यहां दिया क्या क्या गया है हमको? देखिए, द्रव का क्वथनांक दिया गया यानी विलायक का क्वथनांक हमको दिया गया 353.23 केल्विन और विलेय का अणुभार दिया गया 58 और विलेय का भार भी दिया गया है और हमको विलायक का भार दिया गया है 90 ग्राम और विलयन का क्वथनांक दिया गया है 354.11 केल्विन। तो देखिए, सबसे पहले हमको निकालना होगा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन निकलेगा तभी कुछ काम चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वथनांक का उन्नयन निकालते हैं। तो दिया गया है द्रव का क्वथनांक बराबर जो द्रव का क्वथनांक होता है उसको हम लोग दिखाते हैं टी नॉट बी से। तो टी नॉट बी बराबर है 353.23 केल्विन। अब देखिए, हमको दिया गया है विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक नोट कर लेते हैं। विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक हमारा है टीबी। तो टीबी बराबर 354.11 केल्विन। अब हमको निकालना है क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा। अब देखिए, टीबी में से टी नॉट बी को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी, यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23। घटा दीजिए इनको, तो ये हमारा हो गया 354.11 और ये 353.23। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, 3 घटाएंगे तो 8, यहाँ भी हो जाएगा 8, बाकी तो यहाँ हो जाएगा 0, यानी 0.88। तो ये हमारा डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 0.88 केल्विन। ये डेल्टा टीबी का मान हमको मिल गया। अब देखिए, जो और वैल्यू दी गई है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। पहले हमको दिया गया है विलेय का भार, तो W स्मॉल w से दिखाएंगे विलेय को। तो विलेय का भार 1.8 ग्राम ये हो गया। उसके बाद देखिए, विलेय का अणुभार भी दिया गया है। विलेय का अणुभार स्मॉल m बराबर ये दिया गया है 58
उसके अतिरिक्त हमको दिया गया है विलायक का भार, वही द्रव का भार। चलिए, विलायक यानी द्रव जो दिया गया है का भार, इसको हम लोग दिखाएंगे कैपिटल W से। ये 90 ग्राम है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यानी हमको Kb का मान निकालना है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, ये Kb निकालने का। तो ये होता है Kb इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। ये हमको जो ये Kb निकालना है उसी का ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। इसी फार्मूले से हम लोग Kb का मान, ये जो Kb का मान दिया गया है इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए, तो देखिए हमारा हो जाएगा Kb बराबर, अब डेल्टा टीबी का मान हमको यहां से निकला है 0.88, ये हो जाएगा 0.88, ये हो गया। और स्मॉल m का मान दिया गया है 58, और कैपिटल W, ये हमारा कैपिटल W है, कैपिटल W का मान 90, तो यहाँ हो जाएगा 90, और नीचे है 1000 गुणे स्मॉल W का मान है 1.8। अब देखिए, एक काम करिए, यहां से 1 0 ये काट दीजिए, 1 0 ये काट दीजिए, तो हमारा बचेगा चलिए ठीक है, आगे बढ़ाइए। तो ये हो जाएगा 0.88 गुणे 58 गुणे 9, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 180। अरे एक अंक से पॉइंट यहाँ चला जाएगा 0 से, बाकी 10 बचेगा, गुणा कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो एक काम करिए, इनको 2 से काट दीजिए, 2 9 18 यानी 90 हो जाएगा, और इसको काट दीजिए 0.44 हो जाएगा। अब 9 एकम 9, 9 का 10 बार 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.44 इंटू 58 और बटे हो जाएगा 10। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, गुणा आप लोग कर लीजिए। या एक काम और कर सकते हैं, गुणा मत करिए तो इनको अभी 2 से काट दीजिए, 2 5 10, और ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 और 2 9 18। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 0.44 इंटू हो जाएगा ये, और बटे हो जाएगा 5। इन दोनों का गुणा आप लोग कर लेंगे, गुणा करिए। तो 0.44 ये हो जाएगा 29, तो ये हमारा हो जाएगा 9 चौक 36, 3 हो जाएगा, फिर 36 36 3 हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा 2 का 2 चौक 8, 2 चौक 8, और ये 2 का 0 में 0, ये 6 हो जाएगा, 9 8 17, और 8 3 11 1 12। तो हमारा गुणा करने के बाद आ जाएगा 12.76, 12.76, और बटे हो जाएगा 5। तो भाग कर दीजिए 5 से, 5 दूना 10, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 25, पंचम 25 हो जाएगा, और अभी बचेगा 2 26, फिर 5 बार, बस रहने दीजिए बहुत। तो डेल्टा Kb का मान इतना, ये हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए।